यदि उसके अंत में, यदि उसके अंत में, अंत में का मतलब आखिरी में, जैसे क्लाउज है, उस मेन क्लाउज उसके आखिरी में IT इट, प्रिंसिपल क्लाउज, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज का दूसरा नाम, इसका मेन, हाँ मेन आएगा, मेन क्लाउज। यानी ये दोनों नाम एक के ही है, चाहे इसको प्रिंसिपल क्लाउज कह दो चाहे मेन क्लाउज कह दो, बात एक ही है। तो ये पोजीशन इसमें इसकी होगी। अब दूसरे नंबर वाला देखो, दूसरे नंबर पे आएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसके अर्थ आपको बाद में समझाएंगे। तीसरा और लिखो, कोऑर्डिनेट क्लाउज, COORDINATE। और तीसरे नंबर पे है सुबॉर्डिनेट क्लाउज। अब इसका और इस साइड है ना मिलान कर लो, बस अपने आप समझ में आ जाएगी इसकी परिभाषा, रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाप होता है, ये मेन होता है। अब ये देखो कि ये स्वतंत्र होता है या अस्वतंत्र होता है? ये स्वतंत्र होता है, ये अपनी मन मर्जी से काम करता है, ठीक है। इसको किसी की राय लेने की, किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है। तो अब ये प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखने, कोई जरूरत नहीं लिखने की। प्रिंसिपल क्लाउज की परिभाषा हुई कि प्रिंसिपल क्लाउज स्वतंत्र क्लाउज होती है, अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लाउज की कोई जरूरत नहीं होती। समझ में आ गई? अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज को दूसरे क्लाउज की कोई जरूरत नहीं होती। अब ये तो प्रिंसिपल का तो हो गया हिसाब। अब इसका देखो कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब जैसा कि हमने प्रिंसिपल का मीनिंग समझा पहले कि प्रिंसिपल होता है मुखिया, ये मुख्य है। अब कोऑर्डिनेट का फिर समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है साथ साथ काम करना। क्या होता है? साथ साथ काम करना। ये जो को लिखा हुआ है, को का मतलब होता है, को आपने पहले भी कहीं देखा होगा, को का अर्थ होता है सह। को मैंने सह, और सह का अर्थ क्या होता है? साथ साथ। को मैंने सह होता है और सह का अर्थ होता है साथ साथ। जैसे को एजुकेशन लिख दे, को एजुकेशन सह शिक्षा, तो उसका मतलब साथ साथ शिक्षा। साथ साथ शिक्षा का मतलब जहां पर लड़के और लड़कियों को साथ साथ पढ़ाया जाता हो उसे को एजुकेशन बोलते हैं। एक कई दफा तो ये अलग अलग भी कर दिए जाते हैं, भाई ये केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, वो को एजुकेशन नहीं होती। को का मतलब होता साथ साथ। अब कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हो गया? साथ साथ में, यानी मिलके काम करना। यही अर्थ हुआ इसका, मिलकर काम करना। तो ये पोजीशन माँ की है, ये किसके साथ मिलके काम करती है बताओ? हाँ, इसके बाप के साथ, यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज के साथ। अब ये बताओ, ये स्वतंत्र है या अस्वतंत्र है? ये भी स्वतंत्र है। अस्वतंत्र क्यों है? अगर ये अपनी मन मर्जी से काम कर सकता है, ये नहीं कर सकती। परमिशन तो लेनी पड़ेगी उससे। नहीं लेती, फिर भी नहीं लेती। लेनी पड़ती है लेकिन वो नहीं लेती। फिर लेनी तो पड़ती, वो तो मान गए बात, लेकिन फिर भी क्या है ये भी स्वतंत्र, ये भी कर सकता। अब जैसे ये न हो फिर तो यही रहेगी। और कई बार जैसे ये न हो या इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए या ये अलग हो जाए, फिर कौन है? ये माई। यानी ये कोऑर्डिनेट जो क्लाउज है ये भी स्वतंत्र होती है, अपना अर्थ ये क्लाउज भी पूरा कर सकती है। अगर बाप मर जाए तो माँ के काम को नहीं चला सकती,
चला सकती है। ये भी स्वतंत्र है। तो इसकी परिभाषा हमने कैसे याद करनी कोऑर्डिनेट क्लाउज की, कि कोऑर्डिनेट क्लाउज भी प्रिंसिपल क्लाउज की तरह स्वतंत्र क्लाउज होती है, अपना अर्थ यह भी स्पष्ट कर सकती है। तो इसको प्रिंसिपल क्लाउज क्यों नहीं कहते? फिर तो ये भी प्रिंसिपल होगी। कोऑर्डिनेट क्यों कहा? क्योंकि इसकी मजबूरी है इसके साथ लगना। आई समझ में? यानी कि कोऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। समझ में आया? अब ये तीसरे नंबर वाले ये बच गए, सुबऑर्डिनेट बच्चे और बूढ़े ये बच गए। अब इनका क्या फंक्शन है? ये है अस्वतंत्र, क्योंकि इनका काम नहीं चल सकता, ना बच्चों का काम चलेगा ना बूढ़ों का काम चलेगा इनके हुए। मेन तो ये सहारा इसी का लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल का सहारा लेते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? सुबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है अस्वतंत्र। क्या अर्थ होता है? अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं, सुबऑर्डिनेट अस्वतंत्र होता है, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित, किसी के ऊपर निर्भर करना। तो ये आश्रित होते हैं बेचारे, ठीक है नहीं? तो इसको इसकी परिभाषा क्या बनी सुबऑर्डिनेट क्लाउज की? इसकी बनी कि सुबऑर्डिनेट क्लाउज अस्वतंत्र क्लाउज होती है, यह अपना अर्थ खुद स्पष्ट नहीं कर सकती, इसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित रहना पड़ता है। यानी कि सुबऑर्डिनेट का प्रिंसिपल क्लाउज के बिना काम नहीं चल सकता। ये तो चला सकती है काम, लेकिन ये नहीं चला सकती। समझ में आ गया? अब ये तीन जो भाग है ये क्लाउज के भाग हैं। अब बात आई कि ये जो सुबऑर्डिनेट क्लाउज होता है ये भी तीन प्रकार का है। इसके प्रिंसिपल क्लाउज के कोई भाग नहीं है, ना ही कोई कोऑर्डिनेट क्लाउज का भाग है, लेकिन सुबऑर्डिनेट क्लाउज के भाग है तीन। वो तीन भाग कौन से हैं उनके नाम आप नोट करो। तीन भाग कौन से भाग हैं? सुबऑर्डिनेट क्लाउज के तीन भाग। नंबर एक NOUN नाउन क्लाउज। नंबर दो एडवर्ब क्लाउज। नंबर तीन एडजेक्टिव क्लाउज। नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब आप एक बात बताओ, अब आपसे बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, क्लाउज वाक्य का भाग होता है या नहीं होता? होता है। क्या क्या चीजें जरूरी है इसमें? क्लाउज में क्या क्या चीजें जरूरी है? एक सब्जेक्ट, एक यूनिट, वर्ब, ये दो चीजें जरूरी है। अब आपके लिए प्रश्न है, आप बताओ कि क्लाउज कहाँ काम करती है? बताओ क्लाउज कहाँ काम करती है? किस जगह काम करती है? किसके अंदर काम करती है? पूछे किसके अंदर काम करती है? वाक्य के अंदर काम करती है। वाक्य के अंदर काम क्यों करती है? क्योंकि ये वाक्य में ही पाई जाती है। वाक्य में पाई जाती है तो वाक्य में ही काम करेगी। अब बात है, ये जो तीन भाग थे इनका जैसा कि नाम है, नाउन में क्या होता है? संज्ञा होता है। एडवर्ब मैंने विशेषण, और एडजेक्टिव मैंने, अरे ऐसे नहीं,
नाउन मैंने होता है संज्ञा, संज्ञा, एडवर्ब मैंने होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव मैंने होता है विशेषण। विशेषण, एडवर्ब, वर्ब क्रिया होगी और ऐड होगी, ऐड क्या होता है विशेषण, विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो एडजेक्टिव विशेषण हो गया। नाउन क्लाउज वाक्य में संज्ञा का काम करती है, एडवर्ब क्लाउज वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करती है, और एडजेक्टिव क्लाउज वाक्य में विशेषण का काम करती है। अब बताओ क्लाउज के बारे में आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया जी। तो अब पेपर के में जो क्लाउज आते हैं आपके पेपर में खासकर आता है जोड़ना, और जोड़ किसका जरूरी है बताओ, किस किस का जोड़ना जरूरी होगा? जोड़ जैसे 3 क्लाउज है, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। वो जो होता है जैसे मेन, ये क्लाउज 3 प्रकार के हैं, मेन क्लाउज नंबर 2, कोऑर्डिनेट क्लाउज नंबर 3, सबऑर्डिनेट क्लाउज। जो मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज है वो पेपर में जोड़ना नहीं आता, जोड़ना आता है मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, और वे ही जोड़ने जरूरी है। क्यों जरूरी है वे जोड़ने बताओ? क्योंकि सबऑर्डिनेट बेचारे आश्रित होते हैं, उनका काम नहीं चल सकता। तो पेपर के अंदर मेन क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, नोट करो आप, ऐसे ही लिखो कॉपी में, मेन क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये दोनों जोड़ने आते हैं पेपर में कि किस तरह इनको जोड़ा जाता है। 2 क्लाउजों को जोड़ने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, अब देखो ध्यान से। जब 2 क्लाउज दी होती हैं, दोनों को जोड़ना होता है, तो पहले तो हमने मेन क्लाउज ही लिखना होता है, मेन क्लाउज के पीछे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी सकता है पहले ये आ जाए फिर ये इसका जुड़ जाए, वाक्य तो फिर भी ठीक रहेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे पहले हम सबऑर्डिनेट क्लाउज लिख दिया, फिर उसके पाछे मेन क्लाउज जोड़ दिया, ठीक तो वो भी है, लेकिन अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छा तरीका ये है कि मेन क्लाउज के पीछे इनको जोड़ दें, ये अच्छा तरीका है। हम इनको पहले लिखा फिर इसको जोड़े, है तो वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक कौन सा है? पहले मेन क्लाउज लिखो, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखो। और अब जोड़ने के लिए किन किन नियमों का, किन किन रूलों का प्रयोग होता है, किस तरह से आप कॉपी के अंदर नोट करो। अब जो 2 क्लाउज होंगी, 2 क्लाउज होगी, तो पहले तो हमने प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज वो लिखनी है, पहले तो उसको लिखेंगे। तो जो मेन क्लाउज है पहले उसको लिखेंगे, तो उसमें क्या क्या बदलाव होता है लिखते वक्त। मेन क्लाउज को लिखते समय जब हम शुरू में मेन क्लाउज लिखेंगे उस समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है? मेन क्लाउज को लिखते समय यदि उसके अंत में का मतलब आखिरी में, जैसे क्लाउज है उस मेन क्लाउज उसके आखिरी में IT इट